ICAR एक वो प्रकाश स्तंभ है जिससे राष्ट्र का संपूर्ण कृषि जगत रोशन है। आइए रोशनी से भरपूर ICAR गीत को सुनते हैं। जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दूध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक। हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा सकल तक। अवलंबित भारत की, जय भारत की। धन्य धरती झारखंड आज प्रधानमंत्री जी के मंगल आगमन मंत्री श्री राधा मोहन सिंह से साथ करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें। आज के इस शिलान्यास समारोह के अवसर पर उपस्थित ये नेता, गांव गरीब किसानों के भाग्य निर्माता सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अवसर पर उपस्थित सम्माननीय राज्यपाल महोदया जी, झारखंड की सरकार के लोकप्रिय सम्माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, इस अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री जी, झारखंड सरकार के सम्माननीय कृषि मंत्री जी, इस अवसर पर उपस्थित झारखंड सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, बिहार और झारखंड के सभी सम्मानित विधायकगण, भारत सरकार राज्य सरकार के सभी सम्मानीय अधिकारीगण, झारखंड एवं बिहार के दूर दूर के इलाके से आए हुए सम्मानीय भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि हमारा जो पुराना बिहार था, हमारे अतीत का जो गौरव था, वो बिहार से चला गया था। 1905 में जब अंग्रेज इस देश में थे तो इंपेरियल कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में की थी। लेकिन 1934 के भूकंप के बाद वो दिल्ली चला गया। दिल्ली के अंदर आज 700 एकड़ में पूसा परिषद के रूप में वहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित। मित्रों, 110 वर्ष की यात्रा और उसकी पुरानी कहानी आज फिर बिहार की जो धरती है उस पर ताजा हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस हमें पुराने गौरव को फिर वापस किया है, इसलिए बिहार और झारखंड की जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, एक बात तो समझ में आती है कि अंग्रेजों के गए हुए 110 वर्ष पहले अंग्रेजों के दिमाग में बात आई थी कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और इसलिए इस संस्थान की स्थापना की। लेकिन दूसरी बात समझ में नहीं आई कि आजादी के 68 वर्ष बाद भी इस देश के पिछले हुक्मरानों ने इस बात की चिंता नहीं की। यदि चिंता की तो दिखावा किया, लेकिन 67-68 वर्षों तक हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही और एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अंदर रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में ही इस बात की घोषणा की कि हिंदुस्तान गांव गरीब किसान का देश है और इस देश को मजबूत बनाना है तो गांव गरीब किसान को मजबूत बनाना पड़ेगा। और किसान मजबूत तब होगा जब उसके बीच कृषि की शिक्षा होगी, नए नए शोध होंगे, अनुसंधान होंगे और उसका प्रसार होगा। इन्होंने घोषणा की कि इसी प्रकार के 2 और संस्थान बनाए जाएंगे, एक झारखंड के अंदर, एक आसाम के अंदर। यहाँ के मुख्यमंत्री को हमने पत्र दिया
हम स्वयं मिलने भी आए, हमने बात भी की, लेकिन पता नहीं कौन सा भूत सवार था, लाख आग्रह के बाद उसने कुछ नहीं सुना। और जब रघुवर दास जी, सम्मानीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने और 7वें दिन मैं यहाँ आया था और दिन भर इन्होंने समय दिया, तो जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की स्वीकृति दी, तो आपके सम्मानीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 1000 एकड़ जमीन देकर इस संस्था के इस शिलान्यास के मार्ग को प्रशस्त किया था। हम मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। ये जो बिहार है और ये जो झारखंड है, दोनों के बीच में ये संस्थान स्थित होगा और एक प्रकार से जब इलाहाबाद से आप कलकत्ता जाएंगे और पटना से रांची जाएंगे तो इसका जो चौराहा है यही इसका निर्माण स्थल होगा। निश्चित रूप से पूर्वी राज्यों के लिए वरदान सिद्ध होगा और बिहार और झारखंड के लिए तो यह अमूल उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इसके लिए हम सब लोग जीवन भर ऋणी रहेंगे। आज झारखंड की धरती पर हम हैं और आपको हम ध्यान में लाना चाहते हैं कि इसी प्रकार की एक गलती और इस इलाके के साथ हुई थी और खास करके झारखंड के साथ हुई थी। झारखंड और बिहार का बंटवारा हो चुका था, लेकिन 11-12 में जब डेयरी विकास प्लान फेज 1 जब देश में चला तो उसमें झारखंड को शामिल नहीं किया गया। स्वाभाविक है, जो सरकार चल रही थी उसमें जड़ता थी, शून्यता थी, देश की चिंता नहीं थी। यदि थोड़ी भी चिंता होती तो झारखंड ऐसा राज्य जहां पशुपालन के क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं, जहां दुधारू भैंस और गायों की बड़ी संख्या है। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इसके पिछले कैबिनेट में झारखंड राज्य को भी डेयरी विकास योजना फेज 1-2 में शामिल करके यहाँ के जो पशुपालक हैं उनकी मदद का राह प्रशस्त किया है और श्वेत क्रांति की गति झारखंड में तेज होगा। इसके लिए भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, मैंने पहले भी कहा कि ये झारखंड और बिहार के लिए वरदान है और हमारा खोया हुआ गौरव हमें वापस दिया है। इसलिए बिहार और झारखंड की जनता हमेशा हमेशा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति ऋणी रहेगा। बिहार और झारखंड की ओर जनता की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय श्री राधा मोहन सिंह। इस अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की धरती और अपार खनिज संपदा से भरपूर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास से हमारा आग्रह है कि कृपया अपने उद्गार व्यक्त करें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शिलान्यास एवं भारत सरकार, झारखंड सरकार, एनएमडीसी लिमिटेड के बीच एक नए स्टील प्लांट की स्थापना के समझौता ज्ञापन के शुभ अवसर पर विकास और सुशासन के अग्रदूत, गांव गरीब किसान के मसीहा और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इस देश के कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, झारखंड के महामहिम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के कृषि मंत्री रणधीर सिंह जी, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय जयंत सिन्हा जी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव श्री राजीव गोवा जी, कृषि विभाग के वरीय अधिकारीगण,
इस समारोह में उपस्थित झारखंड सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारीगण, बड़ी संख्या में आए इस क्षेत्र के सभी देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने झारखंड को एक केंद्र बिंदु बनाकर पूर्वोत्तर राज्य बिहार, असम, पश्चिम बंगाल जैसे जगहों में कृषि के उत्थान के लिए जो अनुसंधान केंद्र का आपने आज शिलान्यास कर रहे हैं, उसके लिए 3.25 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, जिन्होंने इस राज्य की स्थापना ही नहीं की, जब जब इस देश में एनडीए की सरकार बनी, गांव गरीब की, किसान की चिंता की। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन को भी याद करें, जो आज गांव में सड़कों का जाल बिछा हुआ देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी। और इस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी देखे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना, ये इंगित करती है कि एनडीए के शासन में ही गांव गरीब किसान की चिंता होती है। इतना ही नहीं, 1 वर्ष केंद्र की सरकार को भी हुई और 1 वर्ष में आज देश को नहीं विदेश को भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से काफी आशाएं बंधी है। और 12-13 महीने के अगर कार्यकाल को हम याद करें, देश के प्रधानमंत्री से देश या बाहर के लोग को आशा नहीं रहती थी। आज ऐसे लोग ही जिन्होंने इस देश में 60 वर्ष राज किए, आज वो गांव गरीब की बातें कर रहे हैं। तो ये हम सबको समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ आज झारखंड को गठन हुए के साथ इस सरकार को गठन हुए 6 महीने पूर्ण हो रहे हैं। मैं इस 3.25 करोड़ जनता को नमन करता हूं, जो चुनाव के समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नेताजी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस झारखंड की जनता से विनती की थी कि आप पूर्ण बहुमत दें, हम संपूर्ण विकास देंगे। मुझे खुशी है कि झारखंड की जनता ने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बातों पर विश्वास कर झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार दी। और इन 6 महीनों में जिस तरह केंद्र की सरकार 1 वर्ष में बेदाग सरकार थी, उसी तरह इस झारखंड में भी 6 महीने के कार्यकाल को आप देखें, बेदाग भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड हमने देने का काम किया। जहां 6 महीने के अंदर ही मंत्रियों अधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप लगते थे, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 6 महीने के अंदर किसी मंत्री अधिकारी पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनेगी। साथ ही साथ इन 6 महीनों में जो काम हमारी सरकार ने की है, मैं वो बात भी बताना चाहता हूं। ये 6 महीने के अंदर न्याय का मंदिर, हाईकोर्ट का हम लोग ने भूमि पूजन शिलान्यास काम शुरू किया, जो काम चल रहा है। इसी तरह लोकतंत्र का मंदिर, विधानसभा का भी शिलान्यास हम लोग ने शुरू किया, वो काम चल रहा है। और 28 महीने के अंदर ये हाई कोर्ट और विधानसभा भवन बन के भी तैयार होगी। उसी तरह आप चुनाव के दरमियान ये कहते थे कि झारखंड में इतनी क्षमता है कि पूरे देश को बिजली दे सकता है। आपके उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग ने एनटीपीसी के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर 4000 मेगावाट बिजली के तरफ कदम बढ़ा चुके। उसी तरह आने वाले समय में टीबीएनएल के प्लांट में भी हम एक नया प्लांट लगाएंगे, ताकि आपके सपनों को हम पूरा कर सके। उसी तरह खेल विश्वविद्यालय, देश में पहला CSR के फंड के तहत CCL के साथ
हम लोग खेल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं ताकि झारखंड के 14 से बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर हमें अच्छे खिलाड़ी बनाए। इस राज्य में 3000 करोड़ रुपए का बजट सड़क नेटवर्क, जिसका कल ही हमने रामगढ़ में 150-250 करोड़ का सड़क का नेटवर्क शुरू की। हजारीबाग में आने वाले समय में 450 करोड़ का सड़कों का नेटवर्क बिछाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ सुशासन के लिए जनसंवाद सीधी वार्ता भी हमने शुरू की और आम जनता से कहा कि 181 नंबर में किसी तरह की समस्या, सुझाव या कोई अधिकारी घूस मांगता है तो आप सीधे ऑनलाइन आप भेजने का काम करें। साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी भी बनाई गई, जिसमें आपने देखा 6 महीने के अंदर काफी अधिकारी कर्मचारी घूस लेते हुए पकड़ा गए। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में कृषि रथ जो विभिन्न प्रमंडलों गांव में घूम रहे हैं, हेल्थ सोइल कार्ड, कृषि वैज्ञानिक गांव को किस प्रकार खेती करना, कैसा आपकी जमीन की तबीयत है, ये जानने का काम के लिए भी कृषि रथ का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को शुक्रगुजार करता हूं। वो 14वें वित्त आयोग के दरमियान झारखंड को 5900 करोड़ रुपया फायदा होने जा रही, जिसमें नीति आयोग की कल बैठक थी, मैं भी उपस्थित था। कुछ योजनाओं को अगर केंद्र अपोजिट योजना को अगर भारत सरकार में कमी करती है तब भी झारखंड को 4000 करोड़ फायदा होने जा रही है। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शुक्रगुजार करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आप सभी जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, झारखंड 5 वर्ष में हम गुजरात और महाराष्ट्र एक खुशहाल झारखंड बनाने का आज संकल्प लेते हैं और इस झारखंड का सबसे बड़ा पुल गढ़वा में कल हम लोग पुल 30 जून को सुलाई करने जा रहे हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रही है कि निवेशक का भी झारखंड के प्रति काफी झुकाव हुए हैं। 2 दिन पहले इंडस्ट्री विभाग के द्वारा 50,000 का निवेश जो आपने सिंदरी खाद कारखाना के लिए आपने कैबिनेट में निर्णय लिए, उसमें खाद का फैक्ट्री बनने के लिए 50,000 का निवेश हुआ है, पावर प्लांट के लिए भी निवेश हुआ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, आने वाले समय में 5 साल के अंदर झारखंड एक खुशहाल झारखंड में समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचने का काम, साथ ही साथ गरीब की चिंता इस सरकार काफी करती है। मैं आज के दिन घोषणा करता हूं, पूरे राज्य में 20,000 रिक्शा चालक है। आज भी 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, आदमी आदमी को खींच रहा, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि 2 वर्ष के अंदर 15 अगस्त से वो हम शुरू करेंगे। 20,000 जो रिक्शा चालक है उसको ई रिक्शा देकर उस गरीब को भी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार हमारी सरकार आने वाले समय में देगी। और इन शब्दों के साथ मैं फिर से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल और अपने कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ साथ मैं भारत सरकार के समस्त मंत्रालय का, जिस तरह इस राज्य को अपेक्षित सहयोग मिल रहा हर मंत्रालय से, मैं तमाम मंत्री गण और मंत्रालय को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री रघुवर दास। आज एक और महत्वाकांक्षी शुरुआत की ओर हम कदम रखेंगे और वो है भारत सरकार स्टील मंत्रालय, झारखंड सरकार और एनएमडीसी लिमिटेड के बीच एक नए स्टील संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान। संयुक्त सचिव स्टील मंत्रालय भारत सरकार जनाब सैयुद्दीन अब्बासी, सचिव उद्योग झारखंड सरकार हिमानी पांडे और एनएमडीसी लिमिटेड के सीएमडी श्री नरेंद्र कोठारी से निवेदन है कि कृपया इस समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान करें। एक नया स्टील संयंत्र, उसकी स्थापना की ओर बढ़ते हुए कदम, विकास की ओर बढ़ते हुए कदम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र की अनगिनत संभावनाओं का द्वार
अब कुछ ही क्षणों की दूरी पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी सादर अनुनय है कि कृपया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर करें। माननीय जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से ये शुभारंभ हुआ है। निश्चित ही ये संस्थान उन्नति के शिखर पर पहुंचकर कृषि की दुनिया और कृषक का जीवन जरूर संभालेगा। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस बात का ही प्रमाण है कि उनकी दृष्टि में भारत के विकास का रास्ता खेत खलिहानों से होकर जाता है। खेतों में सिर्फ फसलें ही नहीं, खेती किसानी से जुड़े हर इंसान की प्रसन्नता और संपन्नता भी लहलहाए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हृदय से प्रतिबद्ध हैं। कृषि विज्ञान और अनुसंधान से हमारे किसान, नौजवान और ये संस्थान प्रगति के चरम उत्कर्ष पर हों, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण सजग और संवेदनशील हैं। हमारी आपसे विनती है माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया हमें अपनी शुभकामनाएं दें। झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू, झारखंड के सफल एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी और देश के किसानों के कल्याण के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करने वाले श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री, इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि श्रीमान जयंत सिन्हा जी, राज्य के मंत्री श्रीमान रणधीर कुमार सिंह जी, केंद्र सरकार के सचिव श्रीमान सिराज हुसैन जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे झारखंड के प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी ने विस्तार से 100 साल पहले कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बिहार की धरती पर कैसे कार्य प्रारंभ हुआ और बाद में इसी काम से यह भूभाग कैसे अछूता रह गया, इसका वर्णन किया है। मैं देख रहा हूं आज यहां सिर्फ झारखंड के भी नहीं, दक्षिण बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि दक्षिण बिहार के लोगों को बराबर समझ है कि इस अनुसंधान केंद्र का लाभ सिर्फ झारखंड को ही मिलेगा ऐसा नहीं, दक्षिण बिहार के लोग भी
इसका सर्वाधिक लाभ उठा पाएंगे, ये उनको भली भांति पता है। भारत कृषि प्रधान देश है, ये बात हम सदियों से सुनते आए हैं। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्य है कि देश के कृषि जगत को किसानों के नसीब पर छोड़ दिया गया है। और उसी का नतीजा है कि सारा विश्व कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति कर चुका है, भारत आज भी उससे बहुत पीछे है। चाहे जमीन का रखरखाव हो, चाहे अच्छी क्वालिटी के बीज मुहैया कराना हो, चाहे किसान को पानी और बिजली उपलब्ध कराना हो, चाहे किसान जो उत्पादित करता है चीजें उसके लिए सही बाजार मिले, सही दाम मिले, मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया हो, कृषि के साथ सहायक उद्योग, पशुपालन हो, मत्स्य उद्योग हो, शहद का काम हो, इन सारी बातों को लेकर के एक संतुलित, एक कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड जब तक हम प्लान नहीं करते, हम हमारे गांव के आर्थिक जीवन को बदल नहीं सकते। हम किसानों के जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार परंपरागत जो कृषि है, जो हमारे किसान भाई बहन अपने पुरखों से सीख करके आगे बढ़ा रहे हैं, वे कृषि आधुनिक कैसे बने, वह कृषि वैज्ञानिक कैसे बने, और आज जो प्रति हेक्टर उत्पादन होता है वो उत्पादन कैसे बढ़े, ये चिंता का विषय है। और लेकिन उसके उपाय नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई रास्ते नहीं खोजे जा सकते, ऐसा नहीं है। आवश्यकता है कि सरकार की नीतियों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, संसाधन मुहैया कराने के पद्धति से कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जमीन कम होती चली जा रही है। आज से 50 साल पहले जिस परिवार के पास 100 बीघा जमीन होगी, परिवार का विस्तार होते होते बेटे, बेटे के बेटे, चचेरे भाई, उनके बेटे, जमीन के टुकड़े होते होते अब परिवार के पास 2 बीघा 5 बीघा जमीन रह गई होगी। जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट रही है, परिवार का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो उपलब्ध जमीन है उसमें अगर हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, हम ज्यादा फसल नहीं प्राप्त करेंगे, तो न तो देश का पेट भरेगा, न तो किसान का जेब भरेगा। और इसलिए कृषि का विकास ऐसे हो जो देशवासियों का पेट भी भरे और किसान का
जेब भी भरे। और इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है हमारी परंपरागत कृषि में पुनः संशोधन करने की, रिसर्च करने की। और भारत इतना विशाल देश है कि एक कोने में एक लेबोरेटरी में काम होने से काम चलेगा नहीं। सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में वहां की वायु के अनुसार, जमीन के अनुसार, परंपराओं के अनुसार संशोधन करने पड़ेंगे और तब जाकर के उन संशोधनों का उपयोग होगा। अगर केरल में जो प्रयोग सफल होता है वही प्रयोग हम झारखंड पे फिट करने जाएंगे तो कभी कभी न तो किसान उसको स्वीकार करेगा और अगर कोई जगह पे विफल गया तो कभी किसान हाथ नहीं लगाएगा। और इसलिए वो जो भूभाग में रहता है, जिस प्राकृतिक अवस्था में जीता है, जिस परंपरा से खेती करता है, उसी में अगर हम संशोधन करेंगे, उसी में वैज्ञानिकता लाएंगे, आधुनिकता लाएंगे तो किसान उसको सहज रूप से स्वीकार भी करेगा और किसान को वो उपकारक भी होगा। और इसलिए हमने दूर सुदूर इलाकों के विद्यार्थियों को कृषि के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा मिले करने का में नए संशोधन करें जिसको आगे चल करके लागू किया जाए, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास जिसके तहत आज एक संशोधन के क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट झारखंड को मिल रहा है। इसका लाभ ये पूरे इलाके को मिलने वाला है। हमारे देश ने प्रथम कृषि क्रांति देखी है, लेकिन उसको बहुत साल हो गए। अब समय की मांग है कि देश में दूसरी कृषि क्रांति बिना विलंब होनी चाहिए। ये दूसरी कृषि क्रांति होने की संभावना कहां है? मैं जानकारियों के आधार पर कह सकता हूं, अब हिंदुस्तान में दूसरी कृषि क्रांति की संभावना कहीं है तो वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, ये भारत के जो पूर्वी इलाके हैं वहीं पर से दूसरी कृषि क्रांति की संभावना है। और इसलिए सरकार ने पूरा अपना ध्यान इस क्षेत्र के विकास की ओर केंद्रित किया है। और उस क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का हम आरंभ कर रहे हैं, उसी प्रकार से किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, यूरिया चाहिए। इस इलाके में यूरिया के खातर के कारखाने बंद पड़े हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया, चाहे गोरखपुर का कारखाना हो, चाहे सिंदरी का कारखाना हो, चाहे पश्चिम बंगाल, आसाम में कारखाने लगाने की बात हो, बिहार में लगाने की बात हो, अरबों खरबों रुपयों की लागत से इन कारखानों को लगाया जाएगा, चालू किया जाएगा, ताकि यहां के किसानों को खाद्य मिले, यूरिया मिले, उनको खातर मिले। और बांस में से उत्पादन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन का जो बोझ लगता है उससे भी उसको मुक्ति मिले। और यहां पर खाद के कारखाने लगे तो यहां के नौजवान को रोजगार भी मिले। सरकार ने एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिया है। आजकल
अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर दवाई देने से पहले कहता है कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाइए, रक्त परीक्षण करवाइए, यूरिन टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, उसके बाद तय करेंगे कि क्या बीमारी है और उसके बाद दवाई देंगे। गांव के अंदर भी डॉक्टर आजकल सीधी दवाई देने के बजाय आपको ब्लड टेस्ट कराने के लिए भेजता है। शरीर के अंदर क्या कमी आई है उसका पता पहले लगाया जाता है, उसके बाद दवाई दी जाती है। जैसा शरीर का स्वभाव है वैसा ही हमारी इस धरती माता का भी स्वभाव है। जैसे हम बीमार होते हैं वैसे ही ये हमारी धरती माता भी बीमार होती है। जैसे हम अपने शरीर की चिंता करते हैं वैसे हमें धरती माता की तबीयत की भी चिंता करना जरूरी है। हमारी धरती माता को क्या बीमारी है, क्या कमियां आई हैं, हमने किस प्रकार से हमारी धरती माता का दुरुपयोग किया है, कितना हमने उसको चूस लिया है, इसका अध्ययन जरूरी है। और इसलिए सरकार ने पूरे देश में हर खेत के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना तय किया है। धरती के परीक्षण के द्वारा उसका एक कार्ड निकाला जाएगा। जैसे इंसान का हेल्थ कार्ड होता है वैसे खेत की धरती माता का भी हेल्थ कार्ड होगा। आपकी धरती में क्या कमियां हैं, क्या बीमारियां हैं, आपकी धरती किस फसल के लिए उपयुक्त है, कौन से पेस्टिसाइड लगाना अच्छा है, कौन से लगाना बुरा है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना ठीक है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना बुरा है, इसकी पूरी समझ किसान को अगर पहले से मिल जाए तो किसान तय कर सकता है कि मेरी ये फसल है जिसमें धान पैदा होगा, दलहन पैदा होगे, क्या पैदा होगा वो तय कर सकता है। और एक बार अपनी जमीन के हिसाब से फसल बोता है तो उसको ज्यादा आय भी होती है, ज्यादा फसल पैदा होती है। पूरे हिंदुस्तान में वैज्ञानिक तरीके से हम ये बदलाव लाने के लिए लगे हैं और ये काम धीरे धीरे नौजवानों को रोजगार देने वाला भी काम बन सकता है। आज हिंदुस्तान में जितनी पैथोलॉजी लेबोरेटरीज हैं वो सरकार कहां चलाती है? सरकार की तो बहुत कम है, लोग चलाते हैं। लोग अपना पैथोलॉजी लेबोरेटरी बनाते हैं, पेशेंट आते हैं, परीक्षण करते हैं, अपना खर्चा वो ले लेते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, लोगों की तबीयत भी की चिंता करते हैं। धीरे धीरे हम देश में नौजवानों को सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार करने की लेबोरेटरी का जाल बिछाने के लिए तैयार करना चाहते हैं ताकि नौजवान का अपना व्यवसाय बन जाए, जमीन मिट्टी की परीक्षण करने के उसका रोजगार शुरू हो जाए और गांव का नौजवान गांव में ही कमाई करने लग जाए, उसके रोजगार के भी द्वार खुल जाए और जमीन के संबंध में किसान को सही जानकारी मिल जाए ताकि वो सही उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ सके। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी उतना ही महत्व, उद्योग का भी उतना ही महत्व, शहद का काम करना भी उतना ही महत्व का है। हमारी खेती अगर 6 महीना 8 महीना चलती है तो और बाकी समय में ये चीजें किसान की आर्थिक स्थिति में लाभ करते हैं। आज हमारे पास जितने पशु हैं उतनी तुलना में हमारा दूध कम है। दुनिया में पशु कम है, दूध का उत्पादन ज्यादा है।
हमारे यहां पशु ज्यादा है, दूध का उत्पादन कम है। ये स्थिति हमें पलटनी है। प्रति पशु ज्यादा से ज्यादा दूध कैसे उत्पादन हो, ताकि जो पशुपालक है, जो किसान है, उसके लिए पशुपालन कभी महंगा नहीं होना चाहिए। पशुपालन का जितना खर्चा होता है, उससे ज्यादा आय उसको दूध में से मिलना चाहिए। और इसलिए हमने डेयरी के क्षेत्र में झारखंड को भी सेवाएं मिले, ये अभी अभी निर्णय कर लिया है। झारखंड में भी डेयरी का विकास हो, पशुपालकों को लाभ हो, किसान को खेती के साथ साथ पशुपालन की भी व्यवस्था मिले, उस दिशा में हम प्रयास करें। मैं एक बार बिहार पे भ्रमण कर रहा था, तो वहां लोगों ने मुझे बताया कि बिहार में हर वर्ष करीब 400 करोड़ रुपए की मछली दूसरे राज्यों में से इंपोर्ट करके खाते हैं। अब ये 400 करोड़ रुपया कहीं और चला जाता है। अगर वहीं पर सही तरीके से मत्स्य उद्योग हो, वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, वहां के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो, तो 400 करोड़ रुपया वही बच जाएंगे। उन 400 करोड़ से कितने लोगों को रोजी रोटी मिल जाएगा। और इसलिए हम व्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं। हमारे देश में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां किसान मधुमक्खी के पालन में लगा हुआ है, और कुछ किसान तो ऐसे हैं शहद के उत्पादन से, मधु के उत्पादन से लाखों रुपयों की कमाई करते हैं। क्या हम हमारे देश में हर राज्य में कम से कम एक जिला वहां के किसानों को तैयार करें, मधु के लिए तैयार करें, शहद के लिए तैयार करें, और हर राज्य का एक जिला जहां के किसान अपनी खेती, पशुपालन के साथ साथ मधु उत्पादन का भी काम करें। मधु खराब भी नहीं होता है, बोतल में पैक करके रख दिया, सालों तक चलता है, और आज दुनिया में उसकी मांग है। हम हमारे किसान को आधुनिक रूप से बदलाव लाने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज किसान जागरूक हुआ है, वर्मी कंपोस्ट की ओर बढ़ा है। क्या हम तय नहीं कर सकते कि पिछली बार हमारे पास 100 किलो अर्थवर्म थे, केचुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केचुआ। अगर हमारे पास पिछले बार 100 केजी कछुए थे, इस बार अगर हमने 200 किए, आपको तो सिर्फ एक गड्ढा खोद करके उसमें कूड़ा कचरा डालना है, बाकी काम अपने आप परमात्मा कर देता है, और आपकी जमीन को भी वो संभालता है। और आजकल केचुओं का बाजार भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। हमारी जमीन भी बचेगी, यूरिया का खपत भी बचेगा। यूरिया के कारण हमारी जमीन बर्बाद हो रही है, वो भी बचेगी, और वर्मी कंपोस्ट के द्वारा हम उत्पादन में वृद्धि ला सकते हैं। ये अपने घर में बैठ करके करने वाले काम है, उसको हम कर सकते हैं। और इसलिए हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हमारे कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाने जा रहे हैं। हमारे देश में आज भी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक बार कहा, जय जवान जय किसान, और देश के किसानों को कहा कि अन्न के भंडार भर दो। इस देश ने, किसान ने कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं। उसने इतनी मेहनत की, अन्न के भंडार भर दिए।
अब विदेशों से खाने के लिए अन्न नहीं मंगवाना पड़ता है। लेकिन मेरे किसान भाइयों बहनों, हमने अन्न के भंडार तो भर दिए, लेकिन आज देश के लोगों को, खास करके गरीब लोगों को, अपने खाने में दलहन की बड़ी आवश्यकता होती है। प्रोटीन उसी से मिलता है, दाल से मिलता है। हमारे यहां दाल का उत्पादन बहुत कम है, विदेशों से लाना पड़ता है। मैं देश के किसानों से आग्रह करता हूं, अगर आपके पास 5 एकड़ भूमि है, 4 एकड़ भूमि में आप परंपरागत जो काम करते हैं करिए। कम से कम 1 एकड़ भूमि में आप दलहन की खेती कीजिए और देश को जो पल्सीज बाढ़ से लाने पड़ते हैं वो लाने न पड़े, और गरीब से गरीब व्यक्ति को जो दाल चाहिए वो दाल हम उपलब्ध करा सके। और इसीलिए इस बार सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं उसमें पल्सीज के लिए इस विशेष पैकेज दिया है। जो दाल वगैरह पैदा करेंगे, मूंग चने वगैरह पैदा करेंगे, उनको अतिरिक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, ताकि देश में दाल के उत्पादन को बढ़ावा मिले और देश की आवश्यकता हमारा देश का किसान पूर्ण करे। इन बातों को लेकर के हमने एक और काम का बीड़ा उठाया है, और वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अगर हमारे किसान को पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की वो ताकत रखता है। आज हमारे देश की ज्यादातर कृषि आसमान पर निर्भर है, ईश्वर पर निर्भर है। बारिश ठीक हो गई तो काम चल जाता है, बारिश अगर ठीक नहीं हुई तो मामला गड़बड़ा जाता है। उसे पानी चाहिए। अगर हम पानी पहुंचाने का प्रबंध ठीक से कर पाते हैं तो सिर्फ एक फसल नहीं, कोई 2 फसल ले सकता है, कोई 3 फसल ले सकता है, और बाकी समय में भी कुछ न कुछ उत्पादन करके वो रोजी रोटी कमा सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे हिंदुस्तान में खेतों में पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा भगीरथ काम उठाने की दिशा में ये सरकार आगे बढ़ रही है, और आने वाले वर्षों में उस काम को हम पूर्ण करना चाहते हैं। जहां जलाशय बने हुए हैं, लेकिन उन जलाशयों में खेतों तक पानी ले जाने के लिए नहर की व्यवस्था नहीं है। मैं हैरान हूं, बिजली का कारखाना लग जाए, लेकिन बिजली वहन करने के लिए अगर तार नहीं लगेंगे तो कारखाना किस काम का। जलाशय बन जाए, पानी भर जाए, लेकिन उस पानी को पहुंचाने के लिए अगर नहर नहीं होगी तो उस पानी को देख करके क्या करेंगे। और इसलिए देश भर में जलाशयों के बूंद बूंद पानी का उपयोग कैसे हो, हमारा किसान उससे लाभान्वित कैसे हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भारत जैसे देश ने पानी भी बचाना पड़ेगा, और इसलिए हमारा आग्रह है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पानी के हर बूंद से फसल पैदा होनी चाहिए, एक एक बूंद का उपयोग करना चाहिए, माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करना चाहिए, टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर। जहां जहां किसानों ने इस आधुनिक टेक्नोलॉजी का पानी का उपयोग किया है, मेहनत भी कम हुई है, खर्चा भी कम हुआ है, उत्पादन ज्यादा बढ़ा है। ये हम फ्लड इरिगेशन, क्योंकि किसान का स्वभाव है, पता नहीं फसल होगी कि नहीं होगी।
गलत है। फसल को इतने पानी की जरूरत नहीं होती है। पानी का प्रभाव भी फसल को नुकसान करता है, पानी का अभाव भी फसल को नुकसान करता है। अगर सही मात्रा में पानी पहुंचे तो उससे सर्वाधिक लाभ होता है, और इसलिए माइक्रो इरिगेशन के द्वारा, टपक सिंचाई के द्वारा ये फसल का लाभ हम कैसे उठाएं, पानी पहुंचा पहुंचा कर कैसे लाभ उठाएं। आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा घर में बीमार रहता है और आपने अगर सोचा हो कि एक बाल्टी भर दूध ले लें, दूध के अंदर केसर, पिस्ता, बादाम डाल दें और उस बाल्टी भर दूध से रोज बच्चे को नहलाना शुरू कर दें, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, वजन नहीं बढ़ता है, ढीला ढाला रहता है और पूरे दिन भर पड़ा रहता है, बच्चे की तरह वो हंसता खेलता दौड़ता नहीं है। तो एक बाल्टी भर दूध, बादाम हो, पिस्ता हो, केसर हो, उससे उसको नहलाएं। आप मुझे बताइए, ये बच्चे को इतने बढ़िया दूध से नहलाने से उसकी तबीयत ठीक होगी क्या? उसका वजन बढ़ेगा क्या? उसके सेहत में सुधार होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर समझदार मां एक एक चम्मच से एक एक बूंद दूध पिलाती है, शाम तक भले 100 ग्राम दूध पिला दे, बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार नजर आना शुरू हो जाता है। फसल का भी ऐसा ही है, जैसे बच्चे को एक चम्मच भर दूध से बदलाव आता है, फसल को भी एक एक बूंद पानी अगर उसके मूल में जाता है तो उसको सचमुच में विकास करने का अवसर मिलता है। और इसलिए जिस प्रकार से हम बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार से हम फसल का भी लालन पालन कर सकते हैं। और इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को माइक्रो इरिगेशन के लिए, टपक सिंचाई के लिए, फव्वारे वाली सिंचाई के लिए आग्रह करता हूं। और पानी बचाएंगे, पैसा भी बचेगा और फसल ज्यादा पैदा होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देने आया। सरकार ने एक ओपन यूनिवर्सिटी किसानों को रोजमर्रा जानकारियां देने के लिए, रोजमर्रा प्रशिक्षण करने के लिए सरकार ने किसान चैनल चालू की है। हमारे देश में कार्टून फिल्मों की चैनल होती है, स्पोर्ट्स की समाचारों की चैनल होती है, मनोरंजन की चैनल होती है, लेकिन किसानों के लिए चैनल नहीं थी। भारत सरकार ने पिछले महीने सिर्फ और सिर्फ किसानों की आवश्यकताओं के लिए एक किसान चैनल चालू की है। आपने भी अब देखना शुरू किया होगा, उसमें सारी जानकारियां बताई जाती हैं, किसान के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, देश भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई उसकी जानकारी दी जाती है। मैं चाहता हूं एक किसान चैनल हमारे देश के किसानों के लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में काम करें, घर घर आकर के हर किसान को वो गाइड करे। किसान और किसान चैनल मिलकर के कृषि में आधुनिकता कैसे आए, कृषि में वैज्ञानिकता कैसे आए, कृषि में बदलाव कैसे आए, उस दिशा में काम करे। आज जो झारखंड की इस धरती में जो प्रयास आरंभ हुआ है, वो उत्तम स्तर कक्षा के कृषि वैज्ञानिकों को तैयार करेगा, कृषि क्षेत्र के निष्णातों को तैयार करेगा और हमारी कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में झारखंड की धरती पर से एक नया युग प्रारंभ होगा। इसी एक विश्वास के साथ मैं आप सबको, खास करके मेरे देश के किसान भाइयों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं
और झारखंड को भी बहुत ही जल्द ये संस्थान निर्माण हो जाए, बहुत तेजी से यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ मिले, उस दिशा में आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस देश की